हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचएससी हुआ करता था पहले, ये अभी नया आयोग बन गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। 36 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। टेस्ट नंबर 37 डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट पे विजिट करके भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेस्ट सीरीज का लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या कोई भी क्वेरी है तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है आपको इवनिंग में 7 से 9 के बीच में ये सेंड कर दिया जाएगा। लेट्स बिगिन। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है? इनमें से कौन सा देश है जो ब्रिक्स का मेंबर कंट्री नहीं है? देखिए, ब्रिक्स है ये दुनिया की जो 5 अग्रणी है, जो उभरती इकोनॉमीज है, उनका एक ग्रुप है। इसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और बाद में साउथ अफ्रीका जुड़ा है। तो ये ब्रिक्स के ये मेंबर कंट्रीज है, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। अब इसका पूछा हमसे सदस्य देश कौन से हैं? इन्होंने तो मिलके ब्रिक्स बनाया है। अब इसके कुछ नए सदस्य देश है। इसमें इजिप्ट है, मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई, संयुक्त अरब इमारात्स। मिस्र, इथोपिया, यूएई, इसके अलावा ईरान, ये 4 कंट्री इसके सदस्य देश है। तुर्की है, इसका अभी सदस्य देश नहीं बना है। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। एप्लीकेशन लगाई है तुर्की ने, लेकिन तुर्की ने क्या किया है, अभी रिसेंटली आपको पता होगा कजान में हुआ है ब्रिक्स का समिट, कजान रूस में, और ये 22 से 24 अक्टूबर के बीच में हुआ था 2024 में। अभी इसमें तुर्की ने क्या किया है, इससे पहले यूनाइटेड नेशन में एक सेशन हुआ था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। तुर्की पाकिस्तान से भी ज्यादा चिल्लाता था कश्मीर वहां पे यूनाइटेड नेशन में, लेकिन इस बार तुर्की ने कश्मीर का नाम नहीं लिया, क्योंकि उसको पता था कि उसने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर रखा है। अब जैसे ब्राजील ने, वेनेजुएला ने अप्लाई किया था, तो वेनेजुएला की मेंबरशिप को ब्लॉक किसने कर दिया? ब्राजील ने इसकी मेंबरशिप को ब्लॉक कर दिया। तुर्की है, इसकी अभी अंडर कंसिडरेशन है, इसको मिला नहीं है, लेकिन ये चाहता है कि ये इसका मेंबर बने, और जब तक ये 5 देश नहीं चाहेंगे, इसमें से एक भी कंट्री ने ऑब्जेक्शन लगा दिया, तो नहीं बन पाएगा। ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स का संबंध निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की शहादत से है? ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स, ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स है जब भगत सिंह और उनके जो साथी थे राजगुरु और सुखदेव, इनको मृत्युदंड देने के बाद एक संभावित जन आंदोलन हो सकता था, इसको रोकने के लिए अंतिम संस्कार गुप्त तरीके से किया गया था इनका। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का जो अंतिम संस्कार है, फ्यूनरल है, वो गुप्त तरीके से किया गया था। इसी ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स। आपने कभी हमें इस बारे में जरूर सोचना चाहिए कि जब इनको फांसी दी गई, जो लोग आज हमें बताते हैं देश में कि उन्होंने आजादी दिलाई है, चाहे जो कोई भी हो, तो वो लोग उस टाइम कहाँ थे जब इनको फांसी दी गई? चाहे सरदार भगत सिंह को दी, राजगुरु, सुखदेव, वो लोग उस टाइम खामोश थे अंग्रेजों के साथ, विरोध नहीं किया। और कितने लोगों ने किया, इसके बारे में जब आप डिटेल में पढ़ेंगे, बुक्स में तो हमें वही पढ़ाया गया है, किसी को चाचा, किसी को मामा, किसी को पिता बना दिया, लेकिन जब आप डीप में पढ़ते हैं या फॉरेन राइटर्स की बुक पढ़ते हैं, या उस टाइम जो मैगजीन जर्नल्स निकले, उनसे पता चलेगा आपको कि उस टाइम देश में क्या हो रहा था। अभी जो लोग बताते हैं उसका सच्चाई मत मानिएगा। ऋग्वेद में जैन धर्म के कौन से 2 तीर्थंकरों का उल्लेख है? ये हमारे सिलेबस में है। कई बार लोग पूछते हैं कि ये इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे क्या? बिल्कुल, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर है हमारे सिलेबस में, और उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी और आगे भी, पूरे चांसेज हैं। ऋग्वेद में जैन धर्म के जो 2 तीर्थंकर हैं, कौन से तीर्थंकर हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है? ऋग्वेद में एक तो पहले तीर्थंकर हैं ऋषभदेव जी, इनका उल्लेख है, और दूसरे जो अरिष्ट नेमी है 22वें तीर्थंकर, इनका उल्लेख है। ए इस क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर आएगा। पहले और 22वें तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में है। पहले थे ऋषभदेव और 22वें अरिष्टनेमी, इनका जिक्र है ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से किस विवाद के कारण गांधी जी ने पहली बार अनशन किया? देखिए, गांधी जी ने पहली बार अनशन किस बात पे किया था? इन्होंने 1918 में पहली बार अनशन किया था। आज की गांधी जी ने देश आजाद करवाया, देश तो 1857 से ही क्रांति शुरू हो गई थी, और आप डिटेल में पढ़ेंगे तो इससे पहले भी बहुत सारे किसानों ने आंदोलन किए थे, और भी कई देशभक्त थे जिन्होंने आंदोलन किए थे। गांधी तो 1918 के आसपास ही भारत आए थे। 1918 में किया था इन्होंने। अहमदाबाद में जो कपास मिल में हड़ताल की गई थी, वहाँ मजदूरों ने, या जो मिल वर्कर्स थे, इन्होंने हड़ताल कर रखी थी। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कहते हैं इसको। 1918 में, मार्च 1918 में सबसे पहला, कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि गांधी जी ने जो हड़तालें किए, अनशन किए, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है, तो सबसे पहला इसमें यही आता है। इसमें एक्चुअली क्या था कि जो अहमदाबाद श्रमिक थे यहाँ पे, ये भूख हड़ताल पे बैठ गए थे क्योंकि उनको जो प्लेग फैल रहा था उस टाइम, उस प्लेग जो बीमारी थी उसका इनको बोनस नहीं दिया जा रहा था। इसको लेके उस मिल के जो मालिक था उसके और मजदूरों के बीच में विवाद था, और गांधी जी ने फिर इनका साथ दिया और बाद में इनको ये दिलवाया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसाधनों के समान वितरण से संबंधित है? कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? जैसे हम बात करें कि सभी नागरिकों के जो आजीविका है उसके पर्याप्त साधन होने चाहिए सभी नागरिकों के पास, या फिर जो मेल और फीमेल है, पुरुष और महिला दोनों को समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। अभी जैसे बीसीसीआई ने किया है, पहले बीसीसीआई क्या कर रहा था, जो विमेन टीम है उसको कम उनका सैलरी अलाउंस था, मेल टीम का ज्यादा था। अब दोनों का इक्वल कर दिया उन्होंने। इसी तरीके से हर जगह होना चाहिए दोनों। ये हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें मेंशन है कि जो श्रमिक है उनकी शक्ति मिले, उनको स्वास्थ्य की सुविधा मिले, बच्चों का बचपन और युवाओं का शोषण न किया जाए। ये सब आर्टिकल 39 में है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन क्यों करवाया जा रहा है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने काफी बड़ा फैसला सुनाया, काफी बड़ा डिसीजन माना जा रहा है उसको। उसके दो पहलू हैं। एक पहलू आप इस तरीके से समझ सकते हैं, दूसरा पहलू आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। और इसमें 9 जजों की बेंच बैठी थी। 9 जजों की बेंच ने 8-1 से ये फैसला सुनाया। तो मतलब लगभग एक जज को छोड़ के सभी जजों ने इस डिसीजन से, इस फैसले के फेवर में थे। उन्होंने कहा है कि भाई किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, आप उसको सामुदायिक संपत्ति कहकर अधिग्रहण नहीं कर सकते। अब इसको दो तरीके से समझते हैं। अभी चर्चा में है वक्फ अमेंडमेंट का चल रहा है, वक्फ बिल का। तो इसमें यह है कि पर्सनल प्रॉपर्टी है, किसी की जो खुद की जमीन है उसको वक्फ को दे दी, तो कि निजी संपत्ति है, अब आप उसको सामुदायिक कहकर उसका अधिग्रहण नहीं कर सकते। उसने दे दी तो उसका अधिग्रहण नहीं हो सकता। दूसरा आप इस तरीके से समझ सकते हैं, गवर्नमेंट ने किसी की प्रॉपर्टी को डिमोलिश कर दिया, डैमेज कर दिया, सरकार ने किसी की प्रॉपर्टी तोड़ दी। अब प्रॉपर्टी को तोड़ कर आप उस पे गरीबों के लिए मकान बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सही नहीं है। भाई आप किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी को अधिग्रहण नहीं कर सकते, इसका कंक्लूजन ये है। और ये इसमें भी मेंशन है आर्टिकल 39। एक्चुअल में ये आर्टिकल 39 बी है। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट बनाइएगा। वियतनाम भारत द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनबैक्स का 5वां संस्करण कहां शुरू हुआ है? अभी रिसेंटली वियतनाम और भारत का ये बायलैटरल एक्सरसाइज हुआ है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, और इसको विनबैक्स कहा जाता है। और इसका 5वां एडिशन हुआ है, अभी 2024 में ही हुआ है। ये अंबाला में हुआ है। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। हाल ही साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C, ये जरूर ध्यान रखिएगा, I4C इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र।
और ये किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो गृह मंत्रालय कहते हैं उसी के उनके अंडर में आता है ये। अमित शाह जी के जो गृह मंत्रालय उसके अंडर में आता है ये। इसके द्वारा साइबर सुरक्षा के लिए जो राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एक नेशनल एम्बेसडर बनाया गया है इसमें। तो किसे बनाया है? ये रश्मिका मंदाना को बनाया है अभी हाल ही में। इसका I4C का ब्रांड एम्बेसडर कह सकते हैं, नेशनल एम्बेसडर बनाया। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आती है, उनका जन्म जयंती आती है 31 अक्टूबर को। और इस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का भी आयोजन होता है। और अभी रिसेंटली की बात करें तो ये चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि इस मौके पे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट तीनों इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। लगभग 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की जो पुलिस है वो पार्टिसिपेट की थी इस परेड में। और जो CRPF है उसकी 4 टीम थी, NCC था, मार्चिंग बैंड था और 16 मार्चिंग टुकड़ियां थी। तो एक काफी बड़ा आयोजन हुआ था। सरदार पटेल की आपको पता है केवड़िया गुजरात में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर की प्रतिमा लगी हुई है। और इसका उद्घाटन कब किया था? सरदार पटेल की जो मूर्ति लगी हुई है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं, केवड़िया में है। इसका उद्घाटन किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को। यहां से कोई क्वेश्चन आएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप उसको सही करेंगे। जब राजकोषीय घाटा अधिक होता है तो क्या होता है? राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय छोड़ दीजिए, आप सिंपल घाटा समझ लीजिए। घाटा क्या होता है? आपकी इनकम है और ये आपका एक्सपेंडिचर है। इनकम 100 है और एक्सपेंडिचर 110 है, तो ये आपका राजकोषीय घाटा हो गया। मतलब आपकी इनकम कम है, खर्चा ज्यादा है। वो राजकोषीय घाटा में भी ऐसे होता है। और जब ये ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है? देखिए, जब सरकार की इनकम, और इसी से ही पता चलता है कि गवर्नमेंट की इनकम कितनी है और उसका खर्चा कितना है। राजकोषीय घाटा अगर अधिक हो जाता है तो इसका कीमतों पे कोई असर नहीं पड़ता है सीधा सीधा। राजकोषीय घाटे का सरकार की कुल आय और व्यय के अंतर को ही बताता है ये, और इससे सीधा जो कीमतें हैं उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। अब इसको भरपाई के लिए क्या किया जाता है, ये पूछा जा सकता है हमसे। तो राजकोषीय घाटे की भरपाई के लिए सरकार क्या करती है? जो रिजर्व बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारे यहाँ पे, तो रिजर्व बैंक से उधार लेती है। कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए, बॉन्ड वगैरह के जरिए, या फिर पूंजी बाजार से भी फंड जुटाया जाता है। इस तरीके के काम राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए किए जाते हैं। आय की असमानता को मापा जा सकता है। जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है, इनकम में इनइक्वालिटी, कि आपकी आय में असमानता है, उसको किससे मेजर किया जाता है? आय में असमानता को मेजर किया जाता है लॉरेंज कर्व, गिनी गुणांक, या फिर सापेक्ष गरीबी, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम राज्यों को साक्षरता के बढ़ते क्रम में दर्शाता है? बढ़ता क्रम पूछा है। लिटरेसी रेट एज पर सेंसस 2011, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का कौन सा क्रम है साक्षरता में बढ़ते में बताना है, कम से ज्यादा में। देखिए 2011 के अकॉर्डिंग जो क्रम आएगा, ये अब तो आपको याद हो गया होगा क्योंकि ये कई बार बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार, तो सबसे पहले आएगा बिहार। इसके बाद में आप देखेंगे सबसे ज्यादा साक्षरता दर किसकी है? सबसे ज्यादा साक्षरता दर है केरल की। तो अगर आपको बाकी भी नहीं पता है तो भी आप सही कर सकते हैं। और इसका बी करेक्ट आंसर आएगा। गोवा का देखा जाए तो गोवा चौथे नंबर पे आता है साक्षरता दर में। भारत में कितने जैव मंडल क्षेत्र विश्व धरोहर में शामिल है? ये जैव मंडल क्षेत्र की बात हो रही है, बायोस्फीयर रिजर्व्स, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कहते हैं विश्व धरोहर।
इसमें कितने। अभी की बात करें, अभी जब हम प्रेजेंट में कर रहे हैं इसको, अगर कोई नया बनेगा तो ऑब्वियसली आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि जैसे ही इनमें बदलाव आता है, कुछ नया कोई डिक्लेयर करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, तो तुरंत हम उसको आपके सामने बताते हैं। अभी 18 नोटिफाइड अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व है, टोटल 18 है। और अगर बात किए जाए कि MAB, कई बार पूछ लिया जाता है MAB, जो MAB है, इसके तहत कितनों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी गई है। इसके तहत दी गई है 12 को। MAB क्या है, मैन एंड बायोस्फीयर, मानव और पर्यावरण। इसके तहत 12 बायोस्फीयर है, उनको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी गई है, जबकि टोटल 18 है। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था भारत का, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैला हुआ है, नीलगिरी में ब्लू माउंटेन। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के नीलगिरी रीजन में है ब्लू माउंटेन, वो पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, इनको मैच करना है। इधर ये माइनिंग एरियाज हैं और इधर मिनरल्स हैं। खेतड़ी तांबा के लिए फेमस है, कॉपर। इसके अलावा देखा जाए बैलाडला, इसमें आयरन ओर के लिए फेमस है। बालाघाट है, बालाघाट मैग्नीज के लिए जाना जाता है, और कालाहांडी बॉक्साइट के लिए। 3142 ये इसका करेक्ट आंसर आएगा, दिस वन। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, जो क्रांति हुई, उसके बारे में किसने कहा था कि ये ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है। ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डीजी फ्रेमवर्क को किन देशों का समर्थन प्राप्त है। भारत का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके लिए डीजी फ्रेमवर्क तैयार किया है। अब इसको कौन कौन से कंट्रीज ने सपोर्ट किया है। देखिए, भारत में जो डिजिटल बुनियादी ढांचा है, इसको समर्थन करने के लिए भारतीय निजी क्षेत्र का सहयोग के साथ एक ढांचे का शुभारंभ किया है। इसको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क कहते हैं। ये जो डीजी फ्रेमवर्क है, इसका पूरा नाम क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क। इसकी घोषणा अभी रिसेंटली की है, अक्टूबर 2024 में, 26 अक्टूबर को इसकी घोषणा की है डीजी फ्रेमवर्क की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें भारत के साथ में है जो संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया। ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। रानी रामपाल, जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, किस खेल से संबंधित है। रानी रामपाल का संबंध किस स्पोर्ट से है, किस खेल से है। अभी रिसेंटली इन्होंने घोषणा की है। देखिए, ये भारत की सबसे कम उम्र की है जो इन्होंने ओलंपिक में जो डेब्यू किया था, जिसको कहते हैं पदार्पण करना। 2008 में इन्होंने ओलंपिक में डेब्यू किया था, जब इनकी उम्र थी 14 ईयर्स, 14 साल की उम्र में रानी रामपाल ने। और ये काफी अच्छी खिलाड़ी रही है, और इनको सिल्वर मेडल भी मिला था 2009 में जो एशिया कप हुआ था, उसमें। इनका संबंध रहा है हॉकी से। इनका जब रिटायरमेंट हुआ, जब एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, उसमें आया था जर्सी नंबर 28 को रिटायर घोषित किया जाता है। बी इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है ये आपको यूजफुल लगेगा, और बिल्कुल 100% ये आपके लिए यूजफुल है। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी है, कोई भी किसी भी तरीके की आप डिस्कस करना चाहते हैं एग्जाम को लेके, कमेंट सेक्शन में या इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए। थैंक यू।